चलिए फिर से मैं बता रहा हूँ। तो कम्यूटेशन है क्या चीज़? हमने अब तक देखा था कि ब्रशेस के ऊपर डायरेक्शन ऑफ करंट एक सा था, ब्रशेस के नीचे डायरेक्शन ऑफ करंट दूसरा था। तो कम्यूटेशन कहते ही इसको हैं प्रोसेस ऑफ करंट रिवर्सल इन द कॉइल व्हेन इट पासेस थ्रू द ब्रश। ठीक है? तो जो ब्रशेस से चेंज हो रहे हैं डायरेक्शन को, तो उसमें कुछ टाइम लगता है। ठीक है? उसी को कहते हैं कम्यूटेशन टाइम। तो कम्यूटेशन टाइम के बेसिस पे अगर गिवन टाइम में कम्यूटेशन एकदम प्रॉपर्ली हो रहा है कि सपोज करिए पहले यहाँ 20 एम्पियर है, फिर यहाँ 10 एम्पियर हुआ, फिर यहाँ 0 हुआ, फिर यहाँ -10 एम्पियर हुआ और यहाँ -20 एम्पियर हो गया, तो ये काफ़ी इसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन कम्यूटेशन, लीनियर कम्यूटेशन, आइडियल कम्यूटेशन। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है डिले हो जाता है, कुछ इस ढंग से आएगा और जब यहाँ तक आता है तो आपका टाइम खत्म हो जाता है, तो फोर्सफुली उसको चेंज हो जाता है। तो उससे क्या होगा, जब आप करंट को तुरंत खत्म करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, di/dt की वजह से प्रोड्यूस होता है वोल्टेज। वो वोल्टेज आपके कम्यूटेशन में प्रॉब्लम पैदा करता है, स्पार्किंग क्रिएट कर देता है ब्रश पे, जिसकी वजह से आपके मशीन की वाइंडिंग से कॉइल जल सकता है। यही है कम्यूटेशन और इसी के बाद हम कम्यूटेशन पढ़ेंगे, फिर जानेंगे कि कम्यूटेशन को आखिर इम्प्रूव करने का तरीका क्या है। तो इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिएगा कि प्रोसेस ऑफ करंट रिवर्सल इन द कॉइल इज नोन एज कम्यूटेशन। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से आप लोग गौर से सुनते रहिएगा। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं लिख दूंगा इस चीज़ को। आपको मैंने बताया कि कम्यूटेशन कई टाइप का हो गया। आपका एक आइडियल कम्यूटेशन हो गया, जिसको लीनियर कम्यूटेशन भी कहेंगे और स्ट्रेट लाइन कम्यूटेशन भी कहेंगे। दूसरा मेनली है डिलेड कम्यूटेशन, जिसके बारे में हम ज़्यादा कंसर्न हैं। ठीक है, एक और हो सकता है कि वक्त से पहले ही हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कहेंगे ओवर कम्यूटेशन। लेकिन हम हमेशा चाहते क्या चीज़ है कि हमारा कम्यूटेशन स्ट्रेट लाइन हो, लीनियर हो या आइडियल हो, जो मैंने दिखाया है आपको। 10 से गया, फिर 0 पर गया, 0 के बाद फिर -10 हुआ, फिर -20 हुआ। तो ये काफ़ी स्मूथ चेंज इन द करंट हो जाता है। इससे किसी ढंग का कोई रिएक्टेंस वोल्टेज नहीं प्रोड्यूस होता है। ठीक है। जो ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी से। ठीक है, ये चीज़ एक बार फिर से बताऊंगा आपको। रिएक्टेंस वोल्टेज देखिए, यहाँ पर पहले करंट क्या था, मान लीजिए कि आईसी था, कॉइल में कोई करंट फ्लो हो रहा है जिसको आईसी कह रहे हैं, वो आईसी से माइनस आईसी में जा रहा है, तो आपका डी आई क्या हो जाएगा, आईसी माइनस माइनस आईसी, चेंज इन करंट क्या है, 2 आईसी हो गया ना। ठीक है, तो रिएक्टेंस वोल्टेज जो प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, एल इंटू 2 आईसी बाई टाइम। तो टाइम क्या है, वो टाइम जो आपका कम्यूटेशन में लगा। ठीक है, तो यही वोल्टेज उसमें प्रोड्यूस होता है, इसको कहेंगे रिएक्टेंस वोल्टेज। तो ये परेशानी पैदा करेगा अगर आपका प्रॉपर टाइम पे नहीं हुआ हो। अगर यहाँ तक पहुँचा, मैं अलग कलर से समझा देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ तक पहुँचा, सॉरी यहाँ तक पहुँचा और टाइम ख़त्म हो गया, तो इसको जो तुरंत डायरेक्शन का चेंज होता है, इसी की वजह से क्या होता है, हमारे ब्रशेज़ में स्पार्किंग होता है। ब्रशेज़ में क्या हो जाते हैं, स्पार्किंग हो जाते हैं, क्योंकि ये डिलेड कम्यूटेशन है। डिलेड कम्यूटेशन है, या कह देंगे इसको नॉन लीनियर कम्यूटेशन है, और नॉन लीनियर कम्यूटेशन है। किसी का माइक ऑन है, अपना माइक बंद कर लीजिए आप। इसको कह रहे हैं डिलेड कम्यूटेशन या नॉन लीनियर कम्यूटेशन। आप देख सकते हैं ये है आपका आइडियल कम्यूटेशन। ठीक है, जो हम चाहते हैं, आइडियल कम्यूटेशन और लीनियर कम्यूटेशन। या इसी को स्ट्रेट लाइन कम्यूटेशन भी कहेंगे। ठीक है, तो आइडियली ये चाह रहे हैं, ये हो नहीं रहा है, डिले हो जाता है, जो लिमिटेड टाइम है आपके पास कम्यूटेशन का। ठीक है, वो लिमिटेड टाइम कैसे निकलेगा, जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, कम्यूटेटर के सेगमेंट्स। तो ये अगर टाइम सफिशिएंट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये टाइम कम पड़ जाए तब क्या होगा, डिलेड कम्यूटेशन, जिसकी वजह से स्पार्किंग होगा। तो आखिर हम उस कम्यूटेशन का इलाज क्या करें।
ठीक है, यानी स्पार्किंग से बचें कैसे, या इस कम्यूटेशन को हम सक्सेसफुली कराएं कैसे, ठीक है ना। तो उसी चीज़ के लिए हम देखेंगे मेथड्स टू इम्प्रूव कम्यूटेशन। आपको कम्यूटेशन में यही बता रहा हूँ, किसी भी किताब में जाइएगा तो उसमें कंप्लीट आपको कॉइल्स का डायग्राम बनाकर समझाया होगा। यहाँ पर लिमिटेड टाइम में कॉइल्स का डायग्राम बनाकर समझाना मुश्किल है, या अलग से कभी सेशन लूंगा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं फिर से कम्यूटेशन को कॉइल्स के साथ समझा दूंगा कि कैसे करंट चेंज हो रहा है, +20 से -20 कैसे होगा, या +10 से -10 कैसे होगा। क्योंकि ये बात आप शुरू से देखते आ रहे होंगे कि ब्रशेस के ऊपर मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट एक दिखाया है, ब्रशेस के नीचे डायरेक्शन ऑफ करंट अलग दिखाया है। तो जैसे ही ब्रश से हम क्रॉस कर रहे होते हैं, करंट का रिवर्सल तो हो रहा होता है, उसको कम्यूटेशन कहते हैं। तो क्या रिवर्सल के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है? तो वही ये सफिशिएंट टाइम है, यानी यही वो टाइम है, कम्यूटेशन टाइम। तो इसको इतना ज़रूर होना चाहिए ताकि आपका डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सल इन द कॉइल स्मूथली हो सके। अगर नहीं होगा तो उसकी वजह से स्पार्किंग होगी। वो स्पार्किंग की वजह से, चूँकि रोटेशनल पार्ट है, ऐसे ही हीट प्रोड्यूस होता है। अगर उसमें फर्दर आप स्पार्किंग कर दें तो जिसकी वजह से वाइंडिंग जल सकती है आपकी, ठीक है ना। तो हम कोई भी नहीं चाहते हैं कि जिसका कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन हो उसमें स्पार्किंग हो, ठीक है। तो उसका हम इम्प्रूवमेंट का तरीका क्या करेंगे, हम क्या-क्या कर सकते हैं स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो उसके 2 मेथड हैं, एक को कहते हैं रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, दूसरे को कहा जाता है वोल्टेज कम्यूटेशन। कुछ चीज़ें अपनी कॉपी में नोट भी करते रहिएगा, ठीक है ना। क्या कहेंगे? एक होता है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन और दूसरे को कहते हैं वोल्टेज कम्यूटेशन। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में क्या होता है कि देखिए, हम उसको इम्प्रूव करने के बजाय ये करते हैं कि हम कॉपर ब्रश को चेंज कर देते हैं। लो रेजिस्टेंस का जो कॉपर ब्रश होता है उसको हम हाई रेजिस्टेंस के कॉपर ब्रश से चेंज कर देते हैं, ताकि जो स्पार्किंग की प्रॉब्लम है उसको हम रिड्यूस कर सकें, ठीक है ना। हम कर क्या रहे हैं, कम्यूटेशन ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम्यूटेशन का जो आफ्टर इफेक्ट होगा उसको हम इफेक्ट करने कम करने की कोशिश करते हैं, उसको हम मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, लो रेजिस्टेंस का कॉपर ब्रश पहले इस्तेमाल करते थे हम, ठीक है। उसको हम रिप्लेस किससे कर दे रहे हैं, हाई रेजिस्टेंस के कॉपर से, ठीक है ना। ताकि जो स्पार्किंग हो उसको वो मिटिगेट कर सके, वो जो करंट है उसको वो सप्रेस कर सके, ठीक है ना। स्पार्किंग कम होगा और कम्यूटेशन इम्प्रूव हो जाएगा। यही टेक्निक है, इसको कहेंगे रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, ठीक है ना। और इसमें कुछ ऐसा सर खास क्या नहीं आता। हाँ कहिए। सर एक पीडीएफ है उसमें लिखा हुआ है सर कि हाई रेजिस्टेंस कार्बन सर। कार्बन ही है, सॉरी, कॉपर लिख दिया है मैंने, कार्बन ही अच्छा। ब्रश इस्तेमाल किया था। ये तो पहले भी मैंने आपको बताया, गलती से कॉपर लिख दिया है। ब्रशेस हमेशा कार्बन का ही इस्तेमाल किया था, और कार्बन ब्रश क्यों इस्तेमाल करते हैं ये भी एक सवाल है, ठीक है। नेगेटिव टेम्परेचर वो होता है उसका, रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट होता है, इसी वजह से उसको हम कार्बन ब्रश का इस्तेमाल करते हैं कि जब टेम्परेचर राइज होता है तो उसका रेजिस्टेंस फॉल हो जाता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। कार्बन ब्रश इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी मैं कॉपर लिख दे रहा था, ठीक है। कार्बन सॉरी ब्रश, सर हाँ। सर का, पीडीएफ में लिखा है लो रेजिस्टेंस कॉपर ब्रश को हाई नहीं नहीं, रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश से रिप्लेस। अच्छा सर। ब्रशेस को कॉपर पहले लगाया जाता था, अब का वही तो बता रहा हूँ, कार्बन ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन ब्रश का इस्तेमाल किया ओके। जाता है हमेशा, और उसकी वजह यही है कि उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। कि जब टेम्परेचर हाई हो ओके। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिर जाए, और जब टेम्परेचर की वैल्यू कम हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंप्रूव हो जाए, ठीक है ना। अब कॉपर नहीं लगाया था हमने, कॉपर लिख ओके दिया ना सर। दोनों जगह, यही बता रहा हूँ, ये कार्बन ब्रश से रिप्लेस कर दिया जाएगा। पहले कॉपर ब्रश से चीज़ें की जाती थी, ठीक है ना। लेकिन धीरे-धीरे हम उसमें कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते आ रहे हैं। जैसे आपको पहले बताया कि पहले ब्रश शिफ्ट से ही काम चलाया जाता था। हायर मशीन्स के लिए तो कभी पॉसिबल नहीं रहा है, लेकिन जो लो रेटिंग की मशीन्स हैं, वहाँ पर ब्रश शिफ्ट कर देते थे। देखते थे कि एवरेज लोड आम तौर पे कितना है, ठीक है। यानी जैसे ये है ना कि फ्लक्स इतना बढ़ा, आर्मेचर का, या इतना बढ़ा, तो आम तौर पे देखते हैं कि अरे यार इतना ही रहता है करंट, तो ऐसा करो कि इसके हिसाब से इतना आएगा रिजल्टेंट, तो अच्छा ब्रश को यहाँ पर रख दो। हालाँकि ऐसा नहीं है कि यहीं पे रहेगा, थोड़ा बहुत आगे-पीछे होगा, लेकिन ब्रश के हम पोज़ीशन को फ़िक्स कर दिया जाता था।
तो ये भी करते थे पहले हम, लेकिन अब हम ब्रश शिफ्ट को करते नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास इंटरपोल्स फाइंडिंग है, इंटरपोलर आ गया है। तो धीरे-धीरे कंटीन्यूअस इवॉल्व किया जाता है। पहले कॉपर ब्रश इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब कॉपर ब्रश नहीं इस्तेमाल किया जाता, कार्बन ब्रश ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? तो ये मैंने दोनों जगह कॉपर लिख दिया था, इसी से मैं बोल रहा था। ठीक है ना? लो ओके रेजिस्टेंस सर। कॉपर ब्रश को हमने हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश से रिप्लेस कर दिया। ठीक है? उससे क्या हुआ, वहाँ पर आपका जो कम्यूटेशन हो रहा था, उसमें जो स्पार्किंग हो रही थी ब्रश में, उसको वो मिटिगेट कर देगा, उसको वो काफ़ी कम कर देगा। ये कम्यूटेशन को ख़त्म नहीं किया इसने, कम्यूटेशन के जो आफ्टर इफेक्ट है, ठीक है, जो डिलेड कम्यूटेशन के, उसको हम यहाँ पर लेसन है, उसको हम यहाँ मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो इसका अपना लॉस है, कार्बन ब्रश की वजह से यहाँ पर इसका अलग ड्रॉप होता है। ठीक है? अब कार्बन ड्रॉप आमतौर पे कांस्टेंट होता है, ये चीज़ें कहीं मिलेगी नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। कई बार न्यूमेरिकल में ये सब चीज़ को आमतौर पे इग्नोर कर दिया जाता है। ये 2 वोल्ट तक का वोल्टेज ड्रॉप करवा देता है कार्बन ब्रश। जैसे हम हमेशा न्यूमेरिकल जब बताएँगे तो आपको इस ढंग से दिखाते हैं ना, ठीक है। मान लीजिए कि आपका 220 वोल्ट यहीं आर्मेचर में प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ बाहर आते-आते अगर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो ये 218 वोल्ट हो जाएगा। इस कार्बन ब्रश के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है 2 वोल्टेज तक, ठीक है ना। तो ये कार्बन ब्रश इस्तेमाल करने का अपना अलग नुकसान है। इसके साथ इसका फ़ायदा क्या है? कॉपर से हम कार्बन में क्यों आए? कॉपर क्या रहता है? हार्ड रहता है। कार्बन ब्रश क्या है? स्मूथ। हम जान रहे हैं कि कम्यूटेटर सेगमेंट्स के साथ कार्बन को हम कनेक्ट करके रखते हैं इस ढंग से। ये आपका कंटीन्यूअस घूमता रहता है, ठीक है? शाफ्ट पे रखा हुआ है, कम्यूटेटर सेगमेंट उसके साथ कनेक्टेड, वो घूमते जाते हैं और इसके साथ क्या होता है? कार्बन ब्रश के साथ फ्रिक्शन होता है, वेयर एंड टियर। तो जितना हार्ड सब्सटेंस होगा, उसमें वेयर एंड टियर ज़्यादा होगा। ठीक है ना? जितना स्मूथ है कि आसानी से घूम जाए, लुब्रिकेशन हो, तो वो बढ़िया है। ये भी एक वजह है कि हम कॉपर ब्रश से कार्बन ब्रश की तरफ शिफ्ट किए हैं। ठीक है? रेजिस्टेंस कम्यूटेशन क्लियर है, समझने में परेशानी है कुछ? फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हमने कहा कि जब भी आपके कंडक्टर्स, आर्मेचर कंडक्टर ब्रशेज़ से होकर क्रॉस करें, अ, तो क्या होगा? आपका करंट रिवर्सल होगा। दिस करंट रिवर्सल इज़ नोन एज़ कम्यूटेशन। तो करंट रिवर्सल के लिए कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होगा, वो मैंने आपको यहाँ रिप्रेजेंट किया 60/n और टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो आपका कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं, ठीक है? कम्यूटेटर सेगमेंट्स इन डीसी मशीन। तो टोटल ये हुआ। तो इस दौरान जो आपका प्लस आईसी था वो माइनस आईसी हो जाए सक्सेसफुली, जिसको कहेंगे आइडियल कम्यूटेशन, लीनियर कम्यूटेशन। लेकिन अगर आपका डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सल ज़्यादा टाइम ले लेता है, कम्यूटेशन टाइम सफिशिएंट नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? डिलेड कम्यूटेशन या नॉन लीनियर कम्यूटेशन। तो वही जो डिलेड कम्यूटेशन या नॉन लीनियर कम्यूटेशन है, ये इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, इस रीजन में फ़ोर्सफुली यहाँ पर इसको ये चेंज हो जा रहा है, इसको टाइम मिला नहीं, तो इसकी वजह से क्या होता है? स्पार्किंग होता है। अब स्पार्किंग की वजह से क्या होगा? मशीन की वाइंडिंग जलने का खतरा होता है। तो इसका अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे कि अच्छा, हम कम्यूटेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम करें क्या? तो उसका हमने आपको 2 सॉल्यूशन बताया कि एक रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, दूसरा हुआ वोल्टेज कम्यूटेशन। तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में हमने कहा कि लो रेजिस्टेंस का जो कॉपर ब्रश पहले इस्तेमाल कर रहे थे ना, अब ऐसा करो कि ब्रश को ही इम्प्रूव कर दो। तो क्या किया? हमने कार्बन ब्रश को कॉपर कर दिया, उसका रेजिस्टेंस भी इम्प्रूव कर दिया। ठीक है? तो उस हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश की वजह से क्या होता है, जो स्पार्किंग को वो काफ़ी मिटिगेट कर देता है, काफ़ी कम कर देता है, उसकी पॉसिबिलिटी कम होती जाती है कि उसमें स्पार्किंग हो। यानी स्पार्किंग होता है, लेकिन स्पार्किंग आपका फ्लैश ओवर में नहीं कन्वर्ट हो जाए, जल नहीं जाए, ठीक है? जब भी आप करंट को चेंजेस करेंगे, तो थोड़ा बहुत स्पार्किंग होगा, लेकिन वो स्पार्किंग इस लेवल का नहीं होना चाहिए कि आस-पास के रीजन का फ्लैश ओवर कर दे, जल जाए, एक से एक दूसरा कम्यूटेटर सेगमेंट में ये स्पार्किंग बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इसके लिए हम कार्बन ब्रश पे चले आए। आपको ये भी बताया कि कॉपर ब्रश जो था वो हार्ड मटेरियल हुआ करता था, जिससे हम कार्बन ब्रश की तरफ आए, जिसकी वजह से हमारा, क्योंकि ये चीज़ आपको बताया मैंने यहाँ पर कि आपका ब्रश कांस्टेंट वैसे ही फिक्स रहता है और कम्यूटेटर सेगमेंट चेंज होते रहते हैं, घूमता रहता है। तो अगर सॉफ्ट मटेरियल रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपका रोटेशन भी स्मूथ होगा और अननेसेसरी उससे भी वियर एंड टियर नहीं होगा और उससे भी हीटिंग नहीं होगा। क्योंकि एक मटेरियल को ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, चारों तरफ दूसरी चीज़ें घुमाते रहिए, तो उससे भी वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा उनके फ्रिक्शन से, ठीक है? और उसमें आपके ब्रशेज़ में वियर एंड टियर होगा। तो वियर एंड टियर इसमें भी होता है, लेकिन कम होता है, ठीक है? अब दूसरा आता है वोल्टेज कम्यूटेशन। तो वोल्टेज कम्यूटेशन भी 2 तरह के हैं, ठीक है? वोल्टेज कम्यूटेशन 2 तरह के हैं, पहला क्या है?
वही एक टेक्निक है ब्रश शिफ्ट, कि अगर आप ब्रश को शिफ्ट कर दीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्रश शिफ्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ब्रश शिफ्ट से कैसे दिक्कत आएगी नहीं आएगी, वो चीज़ आगे दोबारा जब मैं इंटरपोल्स के टर्म्स में समझाऊंगा तो आपको समझ में आने लगेगा। तो वोल्टेज कम्यूटेशन के दो टेक्निक क्या हैं? वोल्टेज कम्यूटेशन के पहला ब्रश शिफ्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया? इंटरपोल्स। इंटरपोल्स, नाम पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि नाम ध्यान रखिएगा ना तो अपने आप आपको याद हो जाएगा कि इंटरपोल्स क्या था। पोल्स के बीच में इंटर करते हैं, इसी चीज़ को इंटरपोल्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे दो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो ये तो है, तो ये वाला रीजन खाली है ना, क्वाड्रेचर एक्सिस, तो यहाँ पर भी हम पोल लगा देते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं इंटरपोल्स। तो इसमें जो वाइंडिंग लपेटी जाएगी उसको इंटरपोल वाइंडिंग कहेंगे। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ब्रश शिफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये रिलायबल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हमेशा करंट जैसे-जैसे चेंज होता रहेगा तो आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस चेंज होता रहेगा। तो ब्रश को हम कैसे शिफ्ट करेंगे? तो ये सब पुराना सॉल्यूशन था, जब तक आपके पास इंटरपोल वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब हम ब्रश शिफ्ट करते थे। वो भी हमारे पास लिमिटेशन सिर्फ़ स्मॉल मशीन के लिए था, और उसमें भी मैंने बताया कि हम ब्रश को उस पोज़ीशन पे फिक्स कर देते थे जहाँ पर आम तौर पे जो लोडिंग का वैल्यू होता था, आम तौर पे जितना करंट फ्लो होता था, ताकि रफली मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मशीन प्रॉपर्ली बिहेव करे। लेकिन करंट इन द आर्मेचर वाइंडिंग विल ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द लोड। लोड कोई फिक्स चीज़ नहीं है, ठीक है ना, कि हमेशा कांस्टेंट लोड ही रहेगा। तो उसमें करंट चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से ब्रश शिफ्ट एक अच्छा सॉल्यूशन, वाइबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि हर मोमेंट पे तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं। तो एक पे फिक्स किया तो जिस टाइम उस उतना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा होगा तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर जहाँ उससे वेरिएशन होगा तो ब्रश शिफ्ट एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं था। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आया? इंटरपोल्स। तो अब हम इंटरपोल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इंटरपोल्स देखिए, इंटरपोल जैसे ही आपका ये जो होता है ना मेन पोल, मेन फील्ड वाइंडिंग जो है आपकी वो काफ़ी ब्रॉड होती है, ठीक है? ये चीज़ें काफ़ी बड़ी बनी हुई होती है। चौड़ाई इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, कि काफ़ी लगभग 60 से 70% रीजन को घेर ले, इतना बड़ा बना हुआ होता है कंप्लीट दोनों मिला के, ठीक है? तो जो बीच का रीजन है वहाँ पर हम इंटरपोल डालते हैं। इंटरपोल्स का सामने का हिस्सा काफ़ी नैरो होता है और पीछे का ब्रॉड होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटरपोल्स इस पोल के जैसा नहीं होता है कि इतना ब्रॉड हो। जो सामने का सेक्शन है, जो आपके कंडक्टर्स को फेस करेगा, वो काफ़ी नैरो होता है, और पीछे का रीजन ब्रॉड होता है। पीछे का रीजन ब्रॉड इस वजह से होता है ताकि उसमें सैचुरेशन की प्रॉब्लम नहीं हो, मैग्नेटिक सैचुरेशन नहीं हो। इसी वजह से पीछे का रीजन चौड़ा रखा है था, और आगे का रीजन नैरो क्यों होता है? ताकि ये सिर्फ़ उस कॉइल को ही अफ़ेक्ट करे जिसमें कम्यूटेशन हो रहा है। हमने यहाँ पर आपको कम्यूटेशन का सॉल्यूशन बताया है ना, इंटरपोल्स। तो कम्यूटेशन के सॉल्यूशन के लिए इंटरपोल क्यों लगाएँगे? ताकि वो जो सिर्फ़ कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन है, सिर्फ़ उसको अफ़ेक्ट करे। इसको अगर हम चौड़ा करेंगे, तो बाकी कॉइल भी इसके इफ़ेक्ट में आ जाएगा, ठीक है? तो सिर्फ़ वो कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन पर ही इंटरपोल का असर हो, इसी वजह से फ्रंट पार्ट ऑफ द इंटरपोल्स को नैरो बनाया जाता है। पीछे वाले पार्ट को चौड़ा इस वजह से बनाया जाता है, ताकि उसमें मैग्नेटिक सैचुरेशन की प्रॉब्लम पैदा नहीं हो, ठीक है? अब देखिए, अब जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। आपने ऊपर सॉरी आपने ऊपर नॉर्थ रखा था, नीचे साउथ रखा था। मेन फील्ड वाइंडिंग ऐसे आ रही थी, ठीक है? मेन फील्ड वाइंडिंग आपका 5F था, ठीक है? आर्मेचर करंट की वजह से कुछ ऐसा हो गया था, 5AR, ठीक है? अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नॉर्थ पोल था, साउथ पोल था, ऐसे था। अब इधर भी एक मैग्नेटिक पोल लगा दो, ठीक है? जिसको इंटरपोल्स कह रहे हैं। तो वो हम कैसा चाहेंगे? सब मुसीबत इसी की वजह से हुई थी, क्योंकि आर्मेचर के अंदर करंट आना शुरू हुआ था। आर्मेचर के करंट की वजह से उसका अपना फ्लक्स आया था। उस फ्लक्स से सब मुसीबत हुई है। तो हम क्या चाहेंगे कि हम एक जो पोल लगा रहे हैं, उस पोल की वजह से फ्लक्स ऐसा प्रोड्यूस हो कि जो आर्मेचर के फ्लक्स को न्यूट्रलाइज़ कर दे। तो आप मान लीजिए कि आप यहाँ पर नॉर्थ लगा दिए, यहाँ साउथ लगा दीजिए। तो इसकी वजह से एक अलग फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा जो इस डायरेक्शन में होगा? देख सकते हैं आप?
यहाँ पर हमने एक इंटरपोल्स लगाया है, इंटरपोल्स की पोलैरिटी ऐसे रखा है। पोलैरिटी इसे कह रहे हैं क्योंकि ये भी अवेन क्या है, इसमें भी इसकी वाइंडिंग्स होती है, तो वाइंडिंग्स की पोलैरिटी डिसाइड करती है ना कि नॉर्थ होगा कि साउथ होगा। ठीक है, तो हम इस ढंग से अरेंज करेंगे कि ये जो फ्लक्स वाला है आर्मेचर फ्लक्स उसको कंपेंसेट करे, इसी को कहते हैं इंटरपोल्स। ठीक है, इंटरपोल क्यों कह रहे हैं कि मेन फील्ड वाइंडिंग के बीच में जो जगह है क्वाड्रेचर एक्सिस, हम उसमें बीच में घुसाते हैं इंटरपोल्स को। वो क्या करता है, जो आपका ये सेक्शन है इस रीजन में जो कंपोनेंट है, ठीक है, फिलहाल तो आपको यही दिख रहा है, ठीक है, इस रीजन के कंपोनेंट को वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। इधर वाले इफेक्ट को अगर कंप्लीटली खत्म कर देता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, तो क्या होगा, सिर्फ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ही दिखेगा ना, तो मशीन में कोई झंझट ही नहीं रहेगी। ठीक है, ये होते हैं आपके इंटरपोल्स, जो आपके ब्रश शिफ्ट का सोल्यूशन है। पहले ब्रश शिफ्ट किया करते थे, अब क्या करेंगे, इंटरपोल्स वाइंडिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो इंटरपोल्स में याद रखने की क्या चीज़ें हैं, इंटरपोल्स में याद रखने की चीज़ें ये है कि उसका फ्रंट सेक्शन नैरो होता है, ताकि कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन सिर्फ उसी को अफेक्ट करे। पिछला सिरा ब्रॉड होता है ताकि वो मैग्नेटिक सैचुरेशन नहीं हो जाए उसमें। ठीक है ना, उसके बाद हमने कहा कि इसमें जो आर्मेचर फ्लक्स है उसी को अब कैंसिल करना है। तो इंटरपोल्स में जो ये वाइंडिंग आपने लपेटा है, इसमें भी करंट क्या फ्लो होना चाहिए, आर्मेचर वाइंडिंग के बराबर ही करंट फ्लो होना चाहिए। जितना इस आर्मेचर में फ्लो हो रहा है, इसमें भी इतना ही करंट फ्लो होना चाहिए, सिर्फ अपोजिंग नेचर का कर देंगे हम। ठीक है, तो ये जो चीज़ें इंटरपोल से ये आपकी सीरीज में ही कनेक्टेड होती है, ताकि सेम वाइंडिंग सेम करंट अमाउंट में फ्लो कर सके आर्मेचर के। ठीक है, अगर सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे तभी ये चीज़ मुमकिन है कि हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या चीज़ है, सीरीज कनेक्टेड होता है। ठीक है, और इसका नेचर कैसा होगा, अपोजिंग नेचर का होगा, बिल्कुल आर्मेचर के जो फ्लक्स है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। इस ढंग से ये कम्यूटेशन को इम्प्रूव करता है। क्या था कम्यूटेशन आपका, कम्यूटेशन में हमने सबसे पहले करंट रिवर्सल की बात की कि करंट रिवर्सल जो भी कंडक्टर ब्रश से क्रॉस करता है तो उसको कहते हैं कम्यूटेशन। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि अगर उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाए, जो कम्यूटेशन टाइम है उसके दौरान अगर वो अपना डायरेक्शन ऑफ चेंज सक्सेसफुली कन्वर्ट कर ले रहा है, तो उसको आइडियल कम्यूटेशन कहेंगे, लीनियर कम्यूटेशन कहेंगे, स्ट्रेट लाइन कम्यूटेशन कहेंगे। लेकिन अगर जो कम्यूटेशन में टाइम दिया गया है, ठीक है, टाइम है, उतने में वो अगर अपना डायरेक्शन ऑफ करंट सक्सेसफुली चेंज नहीं करता है, तो स्पार्किंग की प्रॉब्लम होगी ब्रशेस के पास। ठीक है, चूंकि रोटेटरी पार्ट है, रोटेटरी मशीन है, तो और उसमें वेयर एंड टेयर हो रहा है ब्रश के एंड पे, अगर वहां पर हम और स्पार्किंग की दावत दे दें तो हमारे लिए डिजास्टर्स हो सकता है, वाइंडिंग जल सकती है। तो फिर हमने उसका सोल्यूशन ढूंढा। ठीक है, कि आखिर हम करें क्या। तो ये हुआ एक रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, दूसरा हुआ वोल्टेज कम्यूटेशन, ये उसके दो टेक्निक हो गए। ठीक है, कम्यूटेशन वोल्टेज, इसके आगे और हम इसको दूसरे ढंग से भी समझाएंगे। ठीक है, लेकिन जितना समझाया पहले उस पर ध्यान दीजिए। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन ने क्या किया, हमने एग्जैक्टली कम्यूटेशन को रिमूव नहीं किया है, कम्यूटेशन के आफ्टर इफेक्ट को हमने कम करने की कोशिश की है कि स्पार्किंग हो रहा था। तो जो पहले हम कॉपर ब्रश इस्तेमाल कर रहे थे लो रेजिस्टेंस का, क्योंकि कॉपर क्या है, कंडक्टर है, तो उसका रेजिस्टेंस हाई नहीं होगा, तो लो रेजिस्टेंस कॉपर ब्रश हम इस्तेमाल कर रहे थे, उसको हमने रिप्लेस कर दिया हाई रेजिस्टेंस कॉपर ब्रश से। हाई रेजिस्टेंस की वजह से, सॉरी, हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश से, तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या करेगा, वो आपके स्पार्किंग के इफेक्ट को मिटिगेट करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो ये हुआ रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। दूसरा तरीका क्या है, वोल्टेज कम्यूटेशन। तो वोल्टेज कम्यूटेशन में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो ब्रश चेंज कर लो, ब्रश शिफ्ट कर लो, या नहीं तो इंटरपोल्स इस्तेमाल कर लो। ब्रश शिफ्ट ओल्ड टेक्निक है, इंटरपोल से पहले उसको इस्तेमाल किया जाता था, और वो भी छोटे मशीन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद जब भी इंटरपोल आ गया तो हम करते क्या हैं कि मेन फील्ड वाइंडिंग जो होता है उसके क्वाड्रेचर एक्सिस में, उसके इंटरपोलर एक्सिस में हम पोल्स लगाते हैं, हम वहां पर भी वाइंडिंग लपेटते हैं। तो वाइंडिंग लपेटते इस ढंग से हैं ताकि वो जो आर्मेचर का फ्लक्स है उसको वो अपोज करे, ताकि हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है LdI/dt की वजह से, उसके इफेक्ट को हम खत्म कर सकें, वहां पर कोई ईएमएफ नहीं आए। ठीक है, क्योंकि उस ईएमएफ की वजह से ही कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन में प्रॉब्लम होगी और हेवी स्पार्किंग होगा, ये जो हमने आपको ईएमएफ दिखाया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया हमने, एक पोल्स लगा बना दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल इस ढंग से अरेंज किया, यानी वाइंडिंग इंटरपोल में इस ढंग से अरेंज की कि वो फ्लक्स के, सॉरी, आर्मेचर कंडक्टर के फ्लक्स को वो अपोज करे, उसको वो कंपनसेट करने की कोशिश करे, ताकि आपका कम्यूटेशन बहुत स्मूथ हो जाए। ठीक है, यही था आपका वोल्टेज कम्यूटेशन।
इतना समझने में अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।